अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की 48 घंटों की डेडलाइन तो गुजर गई, लेकिन बिजली के बिलों पर आवाम को रिलीफ तो नहीं मिल सका। हाँ, अलबत्ता ये ख़बर ज़रूर आई है कि IMF के साथ एक प्लान शेयर किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके बिलों में 3000 रुपये की कमी हम करेंगे, और फिर जिनके बिल 60 से 70 हज़ार रुपये जिनको बिल आए हैं उनको 13,000 रुपये का रिलीफ दिया जाएगा। ये अभी रिलीफ मिला नहीं है, ये प्लान शेयर किया है IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने, इस निगरान हुकूमत ने। अब देखना ये है कि इस पर IMF राज़ी होता है, कोई ग्रीन सिग्नल देता है या नहीं। अब कहा यह जा रहा है कि इस प्लान के बाद ही हुकूमत कोई फ़ैसला करेगी कि ये जो रिलीफ है वो कब तक आवाम को मिल सकेगा। मतलब बात यही है कि IMF माना तो ही ऐसा हो सकेगा। अब देखा जाए तो जब से बिजली के ज़्यादा बिल आने पर शहर शहर मुजाहरे हो रहे हैं, तब से ये सवालात दोबारा उठना शुरू हो गए हैं कि बिजली महंगी होने की सबसे बड़ी वजह वो IPPs के मंसूबे और मुआहदे हैं जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें करके गई हैं। यानी बिजली पैदा करने वाले वो पावर प्लांट्स जो डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनाते हैं और फिर इसे प्रॉफिट में हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए आवाम को बेचते हैं। अब तो अमरीका भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात के लिए अपना जो एनर्जी सेक्टर है इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की सीनियर अहदेदार एलिज़ाबेथ ने कहा है कि IMF की तजवीज़ करदा इस्लाहात पाकिस्तान को कर्ज और बैरूनी फाइनेंसिंग से निकालने के लिए हैं। कर्जों से निजात के लिए पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए अपनाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको आज ये बताती हूँ कि वो कौन से बिजली पैदा करने वाले मंसूबे हैं, वो कौन से मुआहदे हैं जो पाकिस्तान के गले की हड्डी बने हुए हैं। आज तो 90 की दहाई से शुरू करते हैं। 90 की दहाई से पहले तक तो पाकिस्तानी आवाम लोड शेडिंग को जानती भी नहीं थी। सिर्फ वापडा का एक इदारा था जो सारा ये बिजली का निज़ाम देखता था। मगर जैसे ही 90 की दहाई शुरू होती है, लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है। फिर लोड शेडिंग को ख़त्म करने की आड़ में पाकिस्तान में बिजली बनाने के ठेके इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स यानी IPPs के हवाले किए गए। 1994 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13,000 मेगावाट बिजली के IPPs के साथ मुआहदे किए, जिसमें ये तय पाया कि अब पानी से सस्ती बिजली पैदा करने यानी पन बिजली की बजाय इम्पोर्टेड तेल यानी फर्नेस ऑयल, जिसकी वजह से आज भी हम महंगे ऑयल की वजह से महंगी बिजली को भुगत रहे हैं, इस फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई जाएगी। IPPs को अदायगियाँ डॉलर्स में करने पर दस्तखत कर दिए गए और बैठे बिठाए पाकिस्तान में बिजली की कीमत दिन ब दिन दुगनी होती चली गई। फिर 1997 आता है जब नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में आकर IPPs के साथ मज़ीद मुआहदे किए, जिससे मज़ीद बिजली महंगी होती चली गई। फिर मुशर्रफ दौर में जब बिजली की ये खपत बढ़ी तो ये बिजली भी कम पड़ गई और लोड शेडिंग ज़्यादा होने लगी। 2009 में दोबारा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2008 में इक़्तिदार मिलता है तो पीपल्स पार्टी ने IPPs के साथ 2009 में रेंटल पावर की शक्ल में 25 रुपये फ़ी यूनिट बिजली ख़रीदने के मुआहदे किए। और अलमिया देखें कि हुकूमत को पावर प्लांट्स को अदायगी पूरी करके आवाम को सस्ती बिजली देने के लिए सब्सिडी देना पड़ती थी। पीपल्स पार्टी के दौर में जब बिजली आती कम और जाती ज़्यादा थी, ऐसे में मुस्लिम लीग नून ने फिर नारा लगाया कि वो इक़्तिदार में आएगी तो लोड शेडिंग के मसले को हल कर देगी। उस वक्त किसी ने ना सोचा ना पूछा कि किस भाव में आप लोड शेडिंग को ख़त्म करेंगे। 2013 में हुकूमत मिलते ही नवाज शरीफ सरकार ऐसी जोश में आई, धड़ाधड़ IPPs के साथ फर्नेस और डीजल के महंगे तरीन मंसूबे शुरू किए गए। LNG टर्मिनल लगाने के मंसूबे यहाँ पर शुरू हुए। पाकिस्तान की ज़रूरत से दुगनी ज़्यादा बिजली पैदा करने के मुआहदे कर लिए, हालांकि इतनी बिजली की डिमांड उस वक्त नहीं थी। शहबाज शरीफ ने भी बिजली इकट्ठी करने के लिए IPPs के साथ मुआहदों के दरवाजे खोल दिए। बहुत से प्राइवेट बिजली घरों के साथ मुआहदों में शर्त ये थी कि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, हुकूमत पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट पूरी करेगी। 15-15 साल के मुआहदे हुए 2014 में, जो आज 10 साल अभी पूरे होने हैं और 5 सालों तक उनकी जो लागत थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी जो प्रॉफिट है उन्होंने मज़ीद 10 साल और लेना है, और वो भी डॉलरों में। इस फार्मूले के तहत मुल्क में बिजली तो पूरी हो गई, मगर आज हुकूमत पर कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ बढ़ता चला जा रहा है।
अब खुद आप लोग अंदाज़ा करें कि पिछले एक साल में डॉलर 120% बढ़ चुका है। ऐसे में फिर लाजमी हो जाता है कि आवाम को भी 120% ज़्यादा इजाफे के साथ बिल आएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई में मुतल्लिका हुकाम ने पिछले हफ्ते ही एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक 2013 में कैपेसिटी चार्जेस 185 अरब थे, वो 2022 में 971 अरब रुपए हो गए और फिर 2023 में 1 खरब 30 अरब रुपए तक पहुंच गए और अगले साल कैपेसिटी पेमेंट का तखमीना 2010 अरब रुपए लगाया गया। जब ये सवाल उठाया गया कि IPPs के साथ जो जारी मुआहदे हैं ये कब ख़त्म होंगे, कब इनसे आवाम की जान छूटेगी, तो बताया गया कि 1994 में किए गए IPPs मुआहदे ये 2027 तक जारी रहेंगे। अगर कोई हुकूमत मुआहदों की खिलाफ वर्जी करती है तो ये जो पावर प्लांट्स मालिकान हैं ये पूरे पाकिस्तान को अंधेरों में भी धकेल सकते हैं। लिहाजा फ़िलहाल जान छूटने वाली नहीं है हमारी। इसके साथ अलमिया ये भी है कि पावर प्लांट से बिजली बनने के बाद घरों तक ट्रांसमिशन के दौरान जो ज़ाया होती है बिजली, चोरी भी होती है, जिसे हम लाइन लॉसेस कहते हैं। सेनेट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सालाना 467 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। यानी बिजली चोरी और लाइन लॉसेस का जो बोझ है ये भी एक आम सारिफ के खाते में ही डाला जाता है, जिसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो तो बाकायदगी से चुपचाप बिल हर महीने दे रहा है। यही वजह है कि आज तंग आकर आवाम सड़कों पर हैं और दुहाई दे रहे हैं कि बिल दें या रोटी खाएं। लेकिन हुकूमत मौजूदा सूरत हाल में बहुत बेबस नज़र आ रही है, बल्कि रिलीफ देने की बजाय फिर बिजली की कीमत बढ़ाने की तैयारियाँ हो रही हैं। निगरान हुकूमत भी ढके छुपे अल्फाज में IPPs मुआहदों पर रोना रो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जब तक पाकिस्तान में IPPs हैं तब तक बिजली सस्ती नहीं होगी? दुनिया तो सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है, मूव कर चुकी है, जबकि हम 30 साल पुराने फर्नेस ऑयल से बनने वाली जो महंगी तरीन बिजली है आज भी इस तरीक़ेकार में फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों है? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अभी ख़बरें चल रही थी कि निगरान हुकूमत ने IMF के साथ एक प्लान शेयर किया है कि जो सार्फिन 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, उनको उनके बिलों में 3000 का रिलीफ देंगे और जिनके बिल 60 से 70 हज़ार रुपये आ रहे हैं उनको 13,000 रुपये का रिलीफ देंगे। आपको लगता है कि ये IMF इस पर ग्रीन सिग्नल देगा या IMF इस पर राज़ी होगा? डॉक्टर साहब देखिए, IMF का पहला सवाल यही होगा कि ये रिलीफ देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और दूसरा सवाल ये होगा कि चूंकि बिजली के बिल जो हैं वो इस वक्त आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे करने का एक जरिया भी हैं। हर बिल को अगर आप देखें तो तकरीबन 30% उसका जो है वो टैक्सेस हैं, GST है, वो TV लाइसेंस फी है, मुख्तलिफ किस्म के सरचार्जेस हैं। तो IMF ये पूछेगा कि वो जो इस साल के लिए 9.2 ट्रिलियन रुपीस का जो हदफ रखा गया है टैक्स इकट्ठे करने का, तो क्या उससे कोई टैक्स लॉसेस तो नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो कहाँ से पूरे किए जाएंगे? तो अगर ये दो सवालों का जवाब हुकूमत के पास होगा तो IMF को इस पर कोई इतराज नहीं होगा। मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को आप भी बखूबी जानते हैं, क्या इन दोनों सवालों के जवाब देकर मुतमईन किया जा सकता है IMF को? क्या वाकई हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है हमारे ख़जाने में कि हम ये बोझ उठा सकें, हुकूमत ये बोझ उठा सके जो 13,000 रुपये का रिलीफ देना है आपने आवाम को, या 300 यूनिट वालों को 3,000 का रिलीफ देना है? देखिए, उसका एक मुश्किल मगर मुश्किल हल तो ये है कि वो तमाम सेक्टर्स और अफराद, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, जिनको टैक्स देना चाहिए और जो नहीं दे रहे हैं अपनी रहन सहन के मुताबिक या अपनी आमदनी के मुताबिक, अगर उनको जो है टैक्स नेट में ले आया जाता है तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है बढ़ जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आपकी रिलायंस कम हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये एक मुश्किल और मुश्किल हल है, और जाहिर है कि इतने शॉर्ट टाइम में ऐसा मुश्किल काम हुकूमत नहीं कर पाएगी। इसका एक जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो टेम्परेरी है वो ये है कि इस साल के PSGP और इस साल के जो सूबाई तरक्याती प्रोग्राम्स हैं उनमें से देखा जाए कि कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जो कि खालसतन सियासी बुनियादों पर शामिल की गई थी, उन स्कीमों को निकाल दें तो जाहिर है कि वहाँ पे वो खर्चा कम हो जाएगा। वो जो रकम बचेगी वो हम कह सकते हैं कि जी ये इतना हमारा टैक्स का हदफ कम हो जाएगा, और इसके बदले में हम जो है वो रिलीफ दे रहे होंगे सार्फिन को। और इसका एक तीसरा जो हल है वो है कि इस बजट में 250 अरब रुपया जो है वो रखा गया है तकरीबन किसी कंटिजेंसी या इमरजेंसी के लिए, जैसे
पिछले साल सुपर फ्लड्स आ गए थे, तो उस तरह की किसी नागहानी आफत से निपटने के लिए कुछ इमरजेंसी फंड्स रखे गए हैं। अब देखना यह है कि क्या इस वक्त सितंबर में, यानी कि अभी पहला क्वार्टर जो है वो शुरू हुआ है इस माली साल का, तो क्या वो जो पूरे साल के लिए इमरजेंसी फंड रखे गए हैं क्या वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता अगले 9 महीने में कोई वाकई इस तरह की इमरजेंसी आ गई तो फिर क्या किया जाएगा। तो ये इफ्स एंड बट्स हैं। और चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त यह है कि जो अगस्त के महीने में रुपए की कदर में जो कमी आई, ये आपको इम्पैक्ट इसका नजर आएगा अक्टूबर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में। तो FPA जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, तेल की कीमतों, कोयले की कीमतों, गैस की कीमतों को जो एडजस्ट करना होता है, ये हर 2 माह के बाद होता है। तो जो अगस्त वाला है ये आपको अब अक्टूबर में लग के आ रहा होगा, तो उस वक्त एक दफ़ा फिर बेचैनी फैलेगी, क्योंकि जब से केयर टेकर सेटअप आया तो हमने देखा कि पिछले 2 हफ्तों में ऑलरेडी रुपए की कदर में तकरीबन 17 रुपए जो है वो नीचे आ चुका है। बिल्कुल बॉम्बशेल्स गिर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जब भी ऐसा क्राइसिस आता है हम सब एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, और वो जो IPPs के साथ माजी के मुआहदे हैं, जिन मुआहदों में ऐसी क्लॉजेज आपने कैपेसिटी चार्जेस की डाल दी जिसमें टर्मिनल आपका इस्तेमाल हो ना हो, बिजली इस्तेमाल हो ना हो, बट यू हैव टू पे, मतलब कि पाकिस्तान की ही कंपनियों को आपने डॉलर्स में पे करना है, और रोज़ाना ऐसे मुआहदे भी थे कि रोज़ाना की बुनियादों पर लाखों डॉलर्स आपको पे करने होते थे, जो आज तक भी जारी हैं। ये 15-15 साल के मुआहदे हुए हैं। हम क्यों इतने मजबूर हैं कि उन कंपनीज के साथ इन मुआहदों को रिव्यू नहीं कर सकते? देखिए, कुछ जगह पे तो आपकी सॉवरेन गारंटीज है। फॉर एग्जांपल जो चाइनीज CPEC के अंडर जो IPPs बने हैं वहाँ पे तो सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं, और जाहिर है कि आप वैसे भी जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आई थी या जो फ्यूचर में आनी है, आप उसको लिटिगेशन में लेके जाने से पहले 10 दफ़ा आपको सोचना पड़ेगा। जैसा कि आपने अपने इब्तदाइये में कहा था कि जब PMLN हुकूमत बनाने आई 2013 में, तो उनके मंशूर का एक जो इम्पोर्टेंट तरीन एजेंडा था वो मुल्क को कोट एंड कोट अंधेरों से निकालना, लोड शेडिंग का खात्मा था। और उस लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जाहिर है कि जिस तरह के भी IPPs आए, जो भी कंडीशन थी उनको लाया गया ताकि मुल्क से जो बिजली का बहरान है वो ख़त्म हो सके। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को रोकने की तरफ ना तो उस वक्त को कोशिश हुई, ना उसके बाद आने वाली हुकूमत जो 2 PTI उस वक्त भी जो LNG के टर्मिनल लगाने के जो मंसूबे थे, हमें पता चलता था 3-3 अरब रुपए लागत है, जो चंद दिनों के बाद बढ़कर 13 अरब रुपए हो जाती थी, और बाद में डॉलर्स में इसको बढ़ाकर आप पाकिस्तानी कंपनियों को ही पे करते थे। तो ये सब रात के अंधेरों में ये सारी चीज़ें हमने होती हुई देखी हैं। ये कोई ज़्यादा कोई 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी बात नहीं, 10 साल पुरानी बातें हैं, जब हम अपने प्रोग्राम्स में, न्यूज़ में ये चीज़ें डिस्कस किया करते थे। जी बिल्कुल, और वही अब सारी चीज़ें जो हैं वो अब जाहिर है कि उनके इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का मैं नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि ये ऐसा ही होता है जैसे आप रेंट अ कार लें, तो वो जो भी आपको गाड़ी अपनी किराए पे दे रहा है, आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं, उसको एक फिक्स जो है उसका रेंट चाहिए होगा। तो इस तरह से जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है, स्पेशली इस तरह के सेक्टर्स में, उनको आपको कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस नेगोशिएट करते हैं। लेकिन जुल्म ये है कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, पाकिस्तान की कोई कंपनी हो जिसको आप ठेके दे रहे हैं, ये कहाँ लिखा है कि आपने उनको भी डॉलर्स में ही पे करना है? हम तो उनको डॉलर्स में पे करते रहे हैं। जी, ये यकीनन इस तरह की फ्रॉड चीज़ें भी थी, जो कि मैं नहीं कहता कि ये कोई बदनीयती थी। हो सकता है कि इट्स प्योर नेग्लिजेंस हो या प्योर ओवरसाइट हो, लेकिन जो भी था उसका खमियाजा अब टैक्स पेयर को और आवाम को भुगतना पड़ रहा है कि वो मुआहदे जो थे वो जिस तरह से भी थे वो फॉल्टी साबित हो रहे हैं, और जो उनमें फ्लॉज निकल के सामने आ रहे हैं उसी तरीके से वो आवाम की कमर तोड़ रहे हैं। डॉलर कहीं आकर रुकेगा डॉक्टर साहब? देखिए, डॉलर के 2-3 इस वक्त उसमें इम्पोर्टेंट, एक तो जो इंपोर्ट का एकदम प्रेशर आया। जाहिर है कि पहले इंपोर्ट बंद थी, जब एलसीज आपकी मैच्योर होना शुरू हुई, जो बैकलॉग था वो शुरू हुआ, तो डॉलर की डिमांड बढ़ी। लेकिन उसके साथ जो दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें कंपोनेंट है वो अफगानिस्तान की तरफ जो स्मगल हो रहा है वो भी है। 15,000 अफराद जो हैं वो रोज़ाना परमिट पे अफगानिस्तान जाते हैं, अफगानी जो लीगल, और हर कोई जो है वो $1,000 अपने साथ लीगली लेके जा सकता है।
तो $15 मिलियन तो रोज़ाना के सिर्फ लीगल तरीके से अफगानिस्तान जा रहे हैं और उसके बाद इलीगल तरीके से भी जा रहे हैं। तो अगर आज हम कहते हैं कि अफगानिस्तान जो कि पूरी दुनिया के मुआशी सिस्टम से कट ऑफ होकर बैठा है, अगर वहाँ पे डॉलर जो है वो सस्ता मिलता है पाकिस्तान की निस्बत, तो डॉलर पिछले 2 साल से जा कहाँ से रहा है? जाहिर है कि वो आप ही के पास से जा रहा है। हमारे पास से अफगानिस्तान भी जा रहा है, हमारे पास से ईरान में भी स्मगल हो रहा है और ईरान भी अमेरिकन सैंक्शंस के अंडर है, इंटरनेशनल सैंक्शंस है उस पर। तो जब तक ये लूप होल ये 2 बंद नहीं होते तब तक वो जो पैनिक बाइंग और होर्डिंग का सिलसिला है वो खत्म नहीं होगा। तो वो जो लोग पैनिक में आके डॉलर खरीदना शुरू करते हैं और फिर उसको होल्ड करना शुरू करते हैं, जब रोजाना उन्हें पता चलता है कि रुपए की कदर 1 रुपया गिर गई, 1.5 रुपया गिर गई, तो वो एक तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि डॉलराइजेशन होनी शुरू हो गई। और चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनफ्लो नहीं आ रहा, और जब तक इनफ्लो नहीं आएगा डॉलर का आपका रेट जो है वो स्टेबल नहीं होगा। वो मुल्क की इस वक्त मुआशी और सियासी जो अदम इस्तेहकाम है और जो गुज़श्ता डार साहब का जो 200 रुपये पे डॉलर लेके जाने का प्लान था वो तो ख्वाब ही, मुझे तो लगता है अब ख्वाब ही रहेगा वो। नहीं, जाहिर है कि वो तो अब आपका नहीं होता, लेकिन आज भी अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई एक कंक्रीट डेट अनाउंस कर दे इलेक्शन की, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन 90 दिन में हो, 9 महीने में हो, 3 महीने में हो, वो जब भी होने हैं, भले 4 साल में हो, लेकिन और ये मैं चूँकि आईनी मार नहीं, मैं इस पर बात नहीं कर सकता कि कौन इसमें प्रिवेल करेगा, लेकिन जिसकी राय भी प्रिवेल करती है वो कम से कम आवाम का ये और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए ये गुत्थी सुलझा दें कि जी फलां डेट को या फलां महीने को इलेक्शन होने हैं, ताकि थोड़ा सा ये जो अनसर्टेनिटी है ये कम हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब मेरे साथ हमारे मुआशियात, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इसे जेल की सौबतें कहें या हालात का पलटा, इक़्तिदार में रहते हुए और एहतजाजी सियासत के घोड़े पर सवार चेयरमैन पीटीआई कल तक तो किसी से बात करना चाहते थे, ना ही किसी से हाथ मिलाना, बस अपनी धुन में फ़ैसले करते थे, जिसकी कीमत आज पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट की सूरत में चुका रही है। अब ख़बरें ये हैं, ताज़ा पेशरफ्त भी ये है कि चेयरमैन पीटीआई ने मुलाकात करने वाले जो उनके वकला की टीम है उनके ज़रिए बाहर ये पैगाम भेजा है कि मुझे नाजायज़ जेल के अंदर रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद वो इदारों समेत सियासी पार्टियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं ताकि मुल्क में बर वक्त इलेक्शंस हो सकें। अब सवाल ये है कि क्या चेयरमैन पीटीआई को जेल के हालात ने तोड़ दिया है, मज़ीद क़ैद से घबरा गए हैं, या वाकई ही वो मुल्क को दलदल से निकालने के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि 9 मई के बाद पीटीआई वैसे ही बिखर चुकी है। चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम सफ़े अव्वल की लीडरशिप जेल में है, बाकी लीडरशिप रूपोश है। ऐसे में अगर दूसरी सियासी जमातें राज़ी हो भी जाती हैं तो वो मुज़ाकरात करेंगी किससे? अब सवाल ये है कि अब चेयरमैन पीटीआई तो तैयार है, मगर क्या दूसरे स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरात के लिए तैयार हो पाएंगे? चेयरमैन पीटीआई ने इदारों के साथ मुज़ाकरात का भी इंदिया दिया, तो क्या ये समझा जाए कि वो इदारों की मुतय्यन करदा लाइन पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं? चेयरमैन पीटीआई के वकला ने यह भी दावा किया है कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी रिहाई के लिए किसी भी डील की तरदीद करते हुए ये वाज़ेह किया है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि पीटीआई की तरफ से अपने केसेस को आलमी अदालत में उठाने की बात क्यों की जा रही है? क्या पीटीआई का पाकिस्तान के निज़ाम अदल से मुकम्मल एतमाद उठ गया है जो वो गैर मुल्की अदालतों की तरफ देख रहे हैं? अब कल 4 सितंबर को साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत भी होनी है। तो पीटीआई के वकला क्या समझते हैं कि कल चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता है? सफ़े अव्वल की क़यादत की गैर मौजूदगी में पीटीआई के कौन से लोग बातचीत करेंगे, इसी में मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वाकई इमरान खान ने आप लोगों से बातचीत ये की है, आप लोगों के लिए बाहर मैसेज पैगाम भेजा है कि वो इदारों से और सियासी लोगों से, सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए तैयार है?
देखें, बात यह है कि कुछ सवालात मैंने उनके सामने रखे थे। वो ये कि जब खान साहब से मुलाकात हुई, तो दूसरा मैं ये भी बताऊंगा कि किस कंडीशन में है, वो भी मैं बताऊंगा। खान साहब से मैंने सवालात रखे कि बाहर ये खबरें चल रही हैं कि आप जो है वो पैगाम भिजवा रहे हैं कि मुझे जेल से बाहर निकालो, मुल्क छोड़ के जाने के हवाले से खबरें चल रही हैं। आपकी जो वाइफ हैं उनके हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो किसी से मिली हैं, डील करना चाह रहे हैं और खान साहब घबरा गए हैं, कोई इस तरह की बात है। तो खान साहब बड़ा शॉक्ड हुए। उनका मतलब जैसे एक बंदा फौरन सुनता है तो वो कहता है नहीं कैसे। दोबारा मैंने रिपीट किया तो उन्होंने कहा कि आप वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दो कि इस वक्त उन्होंने कहा कि पैगाम ये है कि मैं एक तो ना मुल्क छोड़ के जाऊंगा, ना मेरी कोई जायदादें बाहर हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिन्होंने पैसा बाहर से बाहर भिजवाया है, लूट के बाहर जिन्होंने पैसा भेजा है, एक तो उनके डॉलर जो हैं वो डबल रेट के ऊपर जो है ना उनको कीमत लग रही है, क्योंकि जिस तरह डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है तो उनका पैसा जो है वो डबल हो रहा है। और दूसरे नंबर पर जो मेरी ना तो कोई जायदाद बाहर है और ना मेरे कोई अकाउंट्स बाहर है, तो मैं क्यों बाहर जाऊंगा, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा जीना मरना इस मुल्क में है और मैं इसी ठीक हो गया। उन्होंने तो तरदीद कर दी कि वो, उन्होंने तो कह दिया कि वो नहीं जाएंगे। क्या उन्होंने इस बात की भी तरदीद करी या इस चीज़ से भी वो इनकारी थे कि उनको ऐसी कोई ऑफर हुई है या बुशरा बीबी ने किसी अहम शख्सियत से मिलकर ऐसी कोई बात की है? उन्होंने इसकी भी तरदीद की है? बिल्कुल बिल्कुल तरदीद की है। किसी बंदे से ना उनकी कोई मुलाकात हुई है, ना उन्होंने कोई बात की है, ना ही खान साहब ने कोई ऐसी भी। देखिए मेरी 3 मुलाकातें हो चुकी हैं, तीनों मुलाकातों में खान साहब ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आप मेरे लिए कोई बेटर फैसिलिटीज़ के लिए दरख्वास्त दें, मुझे ये तकलीफ है आप बताएं मीडिया के ऊपर कि जनाब मुझे ये तकलीफ हो रही है या मुझे इस तकलीफ से निकाला जाए, या मेरी जमानत कब होगी, मैं कब बाहर जाऊंगा। ये तीनों बातें। दूसरी बात, जब लेकिन उनकी अहलिया तो इन सारे मसाइल पर बातचीत भी कर रही हैं और वो अदालतों से भी कह रही हैं कि उनके शौहर को गैर मुनासिब हालात में रखा गया है। देखें, जो कानून है, जो प्रोसीजर है, जो जेल मैनुअल है, उसके मुताबिक अगर उन्होंने दरख्वास्त दी है कि वहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं या वहाँ पर उनके साथ जो है वो जिस तरह से इन्हें ह्यूमन तरीके से बिहेव किया जा रहा है, आप देख लें कि जब आप जेल आपने तो नहीं जाना, जब हम जाते थे तो जिस वक्त भी हम गए वहाँ पर सहाफ़ियों की पाबंदी थी गेट के ऊपर, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी थी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी गेट के ऊपर हुई है, अदरवाइज वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। कोई वर्कर गुजरे, कोई बंदा गुजरे, उसे गिरफ्तार कर लेना है। तो ये किस कानून के तहत है कि आप एक पार्टी को बंदा सपोर्ट करता है तो उसको सपोर्ट करना भी ये गुनाह हो गया और उसके ऊपर इतना जुर्म हो गया कि वो कोई। ठीक है, आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जब मिल के आए तो आपने देखा कि वो किन हालात में रह रहे हैं? जो खबरें चल रही थी कि बिल्कुल छोटा सा एक सेल है और वाकई वहाँ पर क्या कैमरे लगे हुए हैं? क्या ये खान साहब ने आपको बताया? क्या वाकई वो ज़मीन पर सोते हैं? जो फैसिलिटीज़ की बात की जाती थी कि एक पंखा हो, एक चारपाई हो, एक मैट्रेस हो, या उनको एक कुर्सी दी गई है, एक मेज़ दिया गया है, क्या ये फैसिलिटीज़ हैं या वाकई उनको गैर मुनासिब हालात में रखा गया हुआ है? देखें, सेल जो है ना जी, वही उनका सेल है। 4 सेल हैं जिनमें से एक सेल छोटा, उसमें उन्होंने रखा हुआ है और थोड़ा सा आगे कोर्ट यार्ड है, बंदा थोड़ा सा वॉक कर सकता है। उन्होंने वाज़ेह कहा कि मैं उस सेल के अंदर एडजस्ट हो चुका हूँ। मुझे जैसे एक बंदे की रूटीन हो जाती है ना, इतना महीना मुझे हो गया और मेरी रूटीन हो गई है और मेरा ज़्यादा इतना टाइम गुजरता है बुक्स पढ़ने में कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। हमने पूछा कि आपने हिस्ट्री की जो आप किताबें पूछ रहे थे, हमने आपको भिजवाई, कैसी थी? तो उन्होंने फौरन कहा कि हाँ वो बड़ी ज़बरदस्त। बंदा बहुत खुश होता है कि मैं, कहते हैं कि मुझे इतना टाइम डीपली पढ़ने का इस तरह से रिलैक्स हो के मिले ही नहीं है कि मैं इस तरह तफसीलन कोई और मुझे काम ही ना हो, मोबाइल नहीं, कोई चीज़ एक्सेस नहीं है, तो मैं पढ़े जा रहा हूँ। मतलब खाना भी समटाइम्स जो है वो आके कुक ऊपर से कहते हैं जनाब के सर खाना ये जो है वो तैयार है, तो वो कहते हैं हाँ 2 मिनट रुक जाओ। तो इस तरह की पोजीशन है उनकी। खाने के मामले में भी पहले खबरें आ रही थी कि वो शिकायत करते हैं कि खाना भी उनको ठीक नहीं दिया जा रहा। वो बिल्कुल वो मुतमईन है, तसल्ली है उनको। देखिए, पहले दिन से उनकी खाने के हवाले से कोई शिकायत नहीं थी। हमेशा जो हमने दरख्वास्त दी, हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि कोई दरख्वास्त दें, हमने दरख्वास्त उनकी घर वालों की तरफ से दी, जो कि उन्होंने कहा कि खतरात लायक हैं कि कोई अंदर स्लो पॉइजनिंग फूड के अंदर महफूज खाने की बात करते थे। ये नहीं कहते थे कि खाना अच्छा नहीं है, रोटी पुरानी है, या कोई इस तरह की बातें। और खान साहब का वाज़ेह था कि जब मैंने बात की कि कैसी पोजीशन में रखा, उन्होंने कहा कि
इस कंडीशन के ऊपर आपने कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि मैं तो हर तरह की चीज जो है बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं और मैं करूंगा, और जितना मर्जी रहना पड़े, जितना मर्जी मुझे अंदर रखें, मेरा जो मकसद है वो बाहर ये तो उनके अंदर सेल के हालात हैं। के ऊपर आप बात ना, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने आपसे ये भी बात करी कि आप मैं तैयार हूँ इदारों से बात करने के लिए, सियासी जमातों से बात करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी ज़ाहिर है इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस में आकर वो लोगों की ज़ाहिर है जो भी मुल्क के हालात हैं उसको इन परेशानियों से, मसाइल से, दलदल से निकालें। क्या ये उनका कंसर्न था? इन ख्यालात का इजहार किया उन्होंने? बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा ना कि मैंने सर 8 लाख लोग जो हैं वो चले गए, उन्होंने कहा नहीं 12 लाख लोग। और दूसरे जब मैंने उनसे बात की कि ये सूरत हाल, उन्हें एक चीज़ का पता था कि किस तरह बिजली, डॉलर और हर चीज़ जो है इस वक्त महंगी हो चुकी है। उन्होंने कहा इसका वाहिद हल है इलेक्शन। अब आप, उन्होंने कहा कि ये भी देखें, वो बाहर भी ये बात करते थे और कल मैंने ये बात बाहर आके भी की। उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसके फैसलों की तकमील नहीं की जाएगी, उसके सुप्रीम कोर्ट की अदालतों के फैसले नहीं माने जाएंगे, तो बाहर से कैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और मुल्क के अंदर मईशत जो है वो बेहतर होगी, ये महंगाई कंट्रोल होगी। हमेशा वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं इदारों से और सियासी जमातों से। देखिए, मैंने ये उनसे सवाल पूछा था, उनकी जो कोर कमेटी है उनकी तरफ से सवाल रखा कि वो कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है कि 30 दिन के अंदर इलेक्शन हो, हमने वज़ीर आज़म को लेटर लिखा है कि 30 दिन के अंदर आप, फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। तो ये बताएं कि क्या दूसरी जो पार्टीज हैं जो सारी ये चाहती हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो, तो उसके ऊपर कोई बात उनके साथ मजीद करनी चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि इलेक्शन के हवाले से ज़रूर जिससे मर्जी आप बात करें। और ये बात जब मैं बाहर था और पहले भी मैंने ये वाज़ेह तौर पर बात की थी, इस हवाले की याद तक की थी कि सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन है वो टाइम के ऊपर हो। इस हवाले से तो हमेशा वो बात करने के लिए तैयार। इदारों से किस तनाजुर में वो बात करना चाहते हैं? इलेक्शन ओवरऑल उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जिससे बात करें, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का मामला अब तो वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। अब तो हल्का बंदियों की डेट्स भी पीछे आ गई हैं। अब तो कहा जा रहा है कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे। तो अब खान साहब किन इलेक्शंस के हवाले से क्या बात करना चाहते हैं? अब तो सारी चीजें डे बाय डे समझ में आती जा रही हैं, शेड्यूल सामने आते जा रहे हैं। तो अब इलेक्शंस में क्या बात करना चाहते हैं इलेक्शंस के हवाले से? अब उस तरह गैर यकीनी की तो सूरत हाल नहीं है कि पता नहीं 2 साल तक इलेक्शंस ही नहीं होने हैं। ऐसी तो सूरत हाल अब नजर नहीं आ रही है। देखें, जो इस मुल्क में पोजीशन हो चुकी है ना, जैसे पंजाब और केपी की असम्बलियाँ जो है वो डिसॉल्व हुई और उसके बाद आज तक इलेक्शन नहीं हो सका, तो इस चीज़ के ऊपर तो आप देख लेना कि कोई भरोसा नहीं है। दूसरे नंबर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया, देन भी इलेक्शन नहीं हुए। और आइन के अंदर जब मौजूद है एक चीज़ कि आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तो क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे हैं? और दूसरे नंबर पर ये है कि लेकिन ये खान साहब को तो पता होगा ना कि वो ही जाते जाते ये कानून साजी करके गए थे ना, वही करके गए थे ना कि आइंदा जो होने वाले इलेक्शंस होंगे वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे। तो जाहिर है जब नई मर्दमशुमारी होगी तो हल्का बंदियां भी होंगी। तो ये एक सारा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसका शेड्यूल भी अब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि अब इलेक्शंस के हवाले से खान साहब क्या बात करना चाहते हैं बाहर आके। देखिए, हल्का बंदियों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इलेक्शन डिले करें, ये आइन के अंदर भी वाज़ेह है। और दूसरे नंबर पर इलेक्शन की तारीख जो सदर पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने जो है वो डिसॉल्व की, तो सदर पाकिस्तान देंगे, ना कि वो इलेक्शन कमीशन देगा। अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई बिल्कुल खान साहब ने भी एंडोर्स किया है कि करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अदालत का हुक्म नहीं माना और 1 मिनट भी जो है आगे नहीं, 90 दिन से आगे वो जा सकते। तो लिहाजा इसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। अच्छा, अब जरा इस पे आ जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से कल साइफर की भी केस को लेकर भी हियरिंग है। तो सदर पाकिस्तान ने जो ये जो एक मतनाज़े एक मसला उठा था कि उन्होंने सिग्नेचर ही नहीं की है इस एक्ट पर, लेकिन लोग तो कह रहे हैं, सियासतदान भी कह रहे हैं, माहिर कानून भी कह रहे हैं कि भाई बन तो चुका है ये कानून। लेकिन अलवी साहब ने तो माफ़ी मांग ली थी कि मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे इफेक्ट होंगे, जिनको ये भुगतना पड़ेगा। तो इस हवाले से खान साहब ने कोई बात की? देखिए, बात यह है कि अलवी साहब के हवाले से जो सारी बातें हुई, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है या दूसरा लॉ साथ पास किया गया, एक तो ये बता दूं कि साइफर के हवाले से जो खान साहब का बयान था वो वाज़ेह था कि उस वक्त की जो हुकूमत थी और उस वक्त जिस तरह से मुदाखलत की गई, वहाँ से एक मैसेज आया
और उस जो कोडेड फॉर्म में वो साइफर आया उसको हमने डीक्लासिफाइड कानूनी तौर पर किया। और अगर हमारे मुल्क को इस तरह की धमकी मिली और उसके ऊपर हुकूमत गिरा दी गई तो कैसे कोई मुदाखलत कर सकता है और कैसे हमारे अंदरूनी मामलात में वो मुदाखलत कर सकते थे। और उस वक्त भी वो छुपाना चाहते थे कि ये बात जो है ये छुप जाए। पहले ये कहा गया। मुझे ये बताएं कि अलवी साहब के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने जो कहा सिग्नेचर्स के हवाले से, उस हवाले से खान साहब क्या कहते हैं? वो तो माफ़ी मांग रहे हैं अब प्रेसिडेंट साहब। तो देखिए बात ये है कि जब सदर साहब ने साइन नहीं किए तो डेफिनेटली वो एक्ट जो है वो कानूनी वैल्यू नहीं रखता। दूसरे नंबर पर जो एक्ट हैं उनको चैलेंज करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हक रखती है और उसके बारे में बताया गया खान साहब को। खान साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, हर हुक्म जो है हर जो खिलाफ जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ मामला होगा तो उसके हवाले से वाज़ेह तौर पर खान साहब ने डायरेक्शन दी कि ये सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है ये रखी जाए और उसके ऊपर कल इस पर हेयरिंग भी है साइफर केस को लेकर। तो क्या कोई एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को कि रिलीफ मिल जाएगा खान साहब को इस पर? बिल्कुल जी, देखें जो FIR है, FIR देखें दर्ज अब हो रही है। वकूआ जो बनाते हैं 1.5 साल पहले का बनाते हैं मार्च का, तो कानूनी तौर पर उस FIR के अंदर बड़ी गलतियां हैं। और दूसरे नंबर पर FIR के अंदर लिखा हुआ है जी कि कोडेड फॉर्म में ये आया जब FIA वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी का रिमांड कंटेस्ट कर रही थी और FIA ने तस्लीम कर लिया कि ओरिजिनल साइफर जो है इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है। तो लिहाजा वो बात साबित हो गई कि वो जो FIR के कंटेंट्स हैं वो गलत हैं और वो बेल खान साहब की उस बुनियाद के ऊपर हो जाएगी। दूसरा जो चोरी करने के हवाले से है कि खान साहब ने चोरी किया, तो खान साहब का वाज़ेह बयान है कि PM ऑफिस जो है वो कस्टोडियन होता है, ना कि PM की खुद ज़ात होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स उठाएगा ले जाएगा। अगर किसी ने किया भी है तो एक आखिरी सवाल है नीचे बैठकर उसकी जिम्मेदारी। ठीक है, एक आखिरी सवाल और इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में है और हम ये वाज़ेह तौर पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा था पहले भी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के ऊपर इंडिपेंडेंट जो है वो इंक्वायरी करनी चाहिए थी। कल फिर खान साहब ने ये बात की। आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि क्या खान साहब वाकई इस हवाले से परेशान हैं कि 4 महीने में जो इलेक्शन 5 महीनों में होने जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी अब जेल में हैं, बहुत से लोग इनके छोड़ चुके हैं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बहुत से लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो कितनी परेशानी थी खान साहब को इस हवाले से कि उन्होंने टिकट्स भी देने हैं, कैंडिडेट्स भी अनाउंस करने हैं, फिर इलेक्शन कैंपेन कौन करेगा जब शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं। तो ये सारा प्लान इलेक्शंस का तहरीक इंसाफ को लेकर कौन चलेगा? देखिए बात यह है कि सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब भी बैठे हैं और बाकी सारे भी लोग इस वक्त कोर कमेटी के बैठे हुए हैं। वो सारे मौजूद हैं और शाह साहब की भी इंशाल्लाह ज़मानत होगी और वो लीड करेंगे। खान साहब की खुद ज़मानत होगी, सारे मुकदमात में जल्द वो रिलीज़ होंगे। लेकिन जो मौक़िफ़ था ना खान साहब का, जो गिरफ्तारियों के हवाले से, जैसे ऑन बपी साहब को या अब्बासी साहब को, सदाकत अब्बासी साहब को अगवा किया गया, तो खान साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि इसके ऊपर वाज़ेह मेरा मौक़िफ़ है और आप भी बयान दें कि इन बयानात की, ज़बरदस्ती के बयानात की कोई वैल्यू नहीं है। जो अगवा करके उनके बहन भाइयों को उठा के उनके ऊपर तशद्दुद करके उनसे बयानात दिलवाए जा रहे हैं, तो ऐसी क्या उसकी वैल्यू रह गई कि एक पार्टी को आप जो है बंदूक की नोक के ऊपर किसी से कहें कि ये बयान दें। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा कि जितने लोगों से मर्जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं मैं अंदर हूँ। ठीक है जी, वोट अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर रोज बढ़ रहा है और जितना ये जुल्म करते जा रहे हैं उतना वोट जो है हमारा बढ़ रहा है और लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, उससे कम नहीं मेहतर पंजोटा साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लिया, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहरानों की ख़बरों की भरमार इतनी है कि दहशतगर्दी की ख़बरें आती भी हैं, चली भी जाती हैं, लेकिन मुल्क में अमन व अमान के हवाले से एक बहुत ही बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 9 सालों के बाद सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसके मुताबिक लगभग दहशतगर्दी के 99 हमले हुए हैं, जिसमें 112 शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं। सबसे ज़्यादा हमले सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में
65% इजाफा देखा गया है। सिंध और पंजाब में मामलात कंट्रोल रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि टीटीपी के दहशतगर्दों का बुनियादी टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस रही। इनमें ज़्यादातर हमलों की जिम्मेदारी टीटीपी के दहशतगर्द ग्रुप्स ने कबूल की। नाजरीन, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि माजी में पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन राहे हक, राहे रास्त, ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन किए। उसके बाद टीटीपी की कमर भी तोड़ी गई। लेकिन ये बात भी सबके सामने है कि जो बच जाने वाले दहशतगर्द थे उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया और वो अफ़गानिस्तान के इलाकों कुनड़, नूरिस्तान, पख्तिया में जाकर बस गए। अब ज़्यादातर हमले अफ़गानिस्तान के उन इलाकों से कराए जाते हैं जिनके स्लीपर सेल्स या जिन्हें हम सहूलत कार भी कहते हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान के इन सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों की आमाजगाहें हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। इन ठिकानों की तस्दीक गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में भी की गई है, लेकिन इस बात को अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत मानने को तैयार है, ना ही कोई कार्रवाई करके इन दहशतगर्दों को वहाँ से निकलने पर मजबूर कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन दहशतगर्द ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात के कई दौर भी हुए। माजी में अब बहुत बार ये डायलॉग्स हुए, लेकिन टीटीबी में बहुत ज़्यादा ग्रुप्स होने की वजह से ये जो मुआहदे थे ज़्यादा देर नहीं चल सके, बल्कि इन अमन मुआहदों का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें शुमाली इलाकों के पहाड़ों पर भी देखा गया और उनकी मौजूदगी पर अवामी एहतजाज भी हुए। अब सवाल यह है कि अफ़गान तालिबान अगर अपने कबायली इलाकों से इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते तो कब पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान में बढ़ते दहशतगर्दी के वाक़यात आम इंतख़ाबात की मुहिम को किस हद तक मुतासिर कर सकते हैं? अमन व अमान की सूरत हाल को मैं बात करूँगी। मुझे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब माहिर अफ़गान उमूर ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, बड़ी एक अलार्मिंग रिपोर्ट है कि 9 सालों के बाद इतने ज़्यादा अगस्त के महीने में पाकिस्तान में हमले हुए हैं जिनका ज़्यादा टारगेट दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस रही हैं। तो ये बात तो दोहराने की भी हमें ज़रूरत नहीं है कि इस तरह के हमले यहाँ मौजूद सहूलतकारों के बग़ैर नहीं हो सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझते हैं कि माजी की तरह जिस तरह माजी में ऑपरेशन किए गए रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब, बड़े बड़े ऑपरेशन, ऐसे ही ऑपरेशंस की दोबारा ज़रूरत है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें 3-4 कदम उठाने होंगे। पहला कदम तो ये है कि ये तसव्वुर करें कि टीटीपी सिर्फ ये काम कर रही है, ये गलत है। इसमें दाइश भी शामिल है, इसमें तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी शामिल है। आपको याद है कि चंद दिनों पहले जो बाजौड़ में बड़ा हमला हुआ था और जिनमें काफ़ी लोग जो हैं मारे गए थे, वो हमला दाइश ने जिम्मेवारी भी कबूल की थी और वो दाइश ने किया था। तो दाइश भी इसी तरह ख़तरनाक है जितना टीटीपी है। दूसरी बात ये है कि टीटीपी हो या दाइश हो, हमें अपने गवर्नेंस सिस्टम को, हमने अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है। ये हमारी जिम्मेवारी है, ये स्टेट की जिम्मेवारी है। तीसरी बात यह है कि जब से ट्राइबल एरिया का जो निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है, उसके बाद वहाँ के लोगों की जिम्मेवारी को ख़त्म किया गया है और सारी जिम्मेवारी स्टेट ने खुद संभाल ली है। पहले लोगों की जिम्मेवारी होती थी, उसको हम कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कहते थे या प्रोटेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कहते थे। वो चीज़ अब नहीं रही। पहले ये लोग ऐसे दंदनाते नहीं फिर सकते, क्योंकि हर एक सब ट्राइब को, एक क्लैन को, एक सेक्शन को जवाब देना पड़ता था कि आपके एरिया में, आपके साइल में जिन लोग देखे गए हैं जो काबिल एतराज़ हैं, जो एंटी स्टेट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो कि एक ऐसी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि जिन पर पाबंदी है, तो वो सहूलत, तो उस सेक्शन को जवाब देना पड़ता था। वो बहुत मुश्किल बात थी। अब देखें कि मर्जर के बाद ये वहाँ पे जो मर्डर्स हैं उसमें 500% इजाफा हुआ है। मर्जर के बाद मर्डर्स में 500% इजाफा। इसी तरह बाकी सारे जुराइम बढ़ गए हैं। मौका मिल गया है टीटीपी वालों को भी और दाइश वालों को भी कि वहाँ पे कदम जमाएं, वहाँ लोगों से दोस्ती भी करें, उनको अपने साथ मिलाएं, उनको पैसे भी दें, उनको कुछ तरबियत भी करें और को साथ मिलाने के बाद यहाँ पे आकर हमले भी करें। ये फैक्ट जब तक हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे फौजी मर रहे हैं, क्यों वो मर रहे हैं?
उनका कसूर क्या है? वो सिर्फ वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है, हमें कीमत अदा करनी पड़ रही है, लेकिन क्यों हम ये कीमत अदा करें? लेकिन हमें अफगानिस्तान से नहीं पूछना चाहिए कि टीटीपी के ठिकाने तो सारे वहाँ हैं, अफगानिस्तान में है, दहशतगर्द यहाँ पर आते हैं, सहूलियतकारों को इस्तेमाल करते हैं, हमले करते हैं, वापस चले जाते हैं। देखें, अफगानिस्तान एक बड़ा मुल्क है, रगड टेरेन है, तालिबान का कंट्रोल पूरे मुल्क पे अभी तक नहीं है। इस तरह तो कंट्रोल है ज्योग्राफिकली, लेकिन हर गांव में, हर कस्बे में उनकी रेट अभी नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, उसकी वजह यह है कि जब तालिबान की हुकूमत आई और वो साबिका हुकूमत का खात्मा हो गया, तो पुलिस और फौज का जो निज़ाम था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब अफगानिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। वो काम जो है वो तालिबान के वॉलंटियर्स कर रहे हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे काम चलाना है, कानून क्या कहता है, जुराइम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मुजरिमों को कैसे पकड़ा जाता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है और अदालत में कैसे उनको पेश किया जाता है, कन्विक्शन कैसे होती है। तो ये बातें हमें तस्लीम करना होंगी। उनके अपने मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि उनके पास फौज को या पुलिस को देने के लिए कोई तनख्वाही पैसे नहीं है। सारी दुनिया ने उनका बाइकाट कर रखा है बशमूल पाकिस्तान के। तो उनकी अपनी मुश्किलात हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। उसका हल ये हो सकता है कि हम उनको अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करें, उनके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करें, उनके साथ अपने जो एक्शन हैं वो भी कोऑर्डिनेट करें, उनको एतमाद में लें कि आपके पास कमी है, बाज़ मसाइल में आप पीछे हैं, आपके पास मशीनरी नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, हम आपके साथ मिलके इनका मुकाबला करते हैं। आए हमारे साथ जॉइंट एक्शन शुरू कराएं, हमें बताएं कहाँ कहाँ वो छुपे हैं कि हम आकर उनको वहीं दबोच लें, आप हमारे साथ हो जाएं। लेकिन ये अभी तक, लेकिन इसके साथ साथ अभी हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट अभी भी इतनी कमजोर है कि दहशतगर्द आसानी से सरहद पार करके आ जाते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। हैरान कुन बात यह है कि बॉर्डर फेंसिंग पे आपका $1 बिलियन लगा, $1 बिलियन खर्च हुआ और उसके मेंटेनेंस पे $1 मिलियन सालाना लगते हैं। और वो जो खर्चा हुआ इमरान खान की हुकूमत में। रुस्तम शाह साहब, दाइश ग्रुप्स में भी तो बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं। जब टीटीपी पर जब ऑपरेशंस हुए तो बहुत से लोग इन ग्रुप्स को छोड़कर, तालिबान को छोड़कर दाइश के ग्रुप्स में शामिल हो गए। उनकी सोच, उनका एजेंडा वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी एजेंडे के साथ टीटीपी और दाइश पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब इनका एजेंडा एक ही है। बिल्कुल करें। दाइश का हेडक्वार्टर कुनड़ में है। कुनड़ में पहले से उनकी बेस मौजूद थी, अब उसको एक्सपेंड किया गया है। अब सिर्फ न कुनड़ में है बल्कि अब नंगरहार में भी है, और नंगरहार से अब आगे वो फैल रहे हैं पक्तिका और पक्तिया में भी। दूसरी बात, ये अहम बात मैं करने वाला हूं, उसको जरा हम समझें। दाइश को मालूम है कि जैसे ही तालिबान का कंट्रोल मुकम्मल हो जाएगा और अपनी पावर कंसोलिडेट कर लेंगे, उनके निशाने पर वो होंगे, उनको अफगानिस्तान से निकलना होगा, उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तालिबान किसी हालत में उनको छोड़ेंगे नहीं, वो एक दूसरी मुतवाज़ी ग्रुप को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो वो समझते हैं कि ये उनका आखिरी वक्त है, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी तालिबान को लग जाए, इस अरसे में वो जितना भी डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर वो करेंगे। इस वक्त वो बिल्कुल डेस्परेट पोजीशन में है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं दोबारा कहता हूं कि जब तक आप उनके साथ अफगान हुकूमत, अफगान अथॉरिटीज के साथ, ये सिर्फ मरकजी हुकूमत का नहीं, एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस के साथ, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, क्लोज कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। वो तो आप कर लें, लेकिन हमें टीटीपी का ठीक है, लेकिन फिर इसका मतलब है कि उनके साथ अगर कोऑर्डिनेशन करके हमने इनका खात्मा करना है, फिर किसी किस्म के डायलॉग्स की, किसी किस्म के मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। टीटीपी के साथ आप डायलॉग करें तो दाइश सर उठा लेती है, तो हम किसके साथ मुज़ाकरात करें? आप किस बात से ये चीज़ समझ में आती है कि आप सिर्फ इनको ख़त्म करना है, मुज़ाकरात, देयर इज़ नो ऑप्शन? देखें,
अगर आप इनके खिलाफ कंसर्टेड डिटरमिन्ड फोकस एक्शन लेना शुरू कर दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनमें से बहुत से लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। उनको पता लग जाएगा कि अब तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं, अब हमारे लिए निजात का कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग तो मुकाबला करेंगे, बहुत से लोग आकर सरेंडर कर जाएंगे, बहुत से लोग उनको छोड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनको कुछ उम्मीद है कि शायद हम कामयाब हो जाएं, हमें कुछ स्पॉइल्स मिल जाएं, हमें कुछ पैसा मिल जाए, हमें कुछ चीज मिल जाए। अभी तक उनके कोई टीटीपी का सिर्फ एक मुतालबा जो है जिस पे हुकूमत गौर कर सकती है। टीटीपी वाले कहते हैं हो सकता है ये कैमोफ्लेज हो, जो भी हो, लेकिन उनका एक मुतालबा ये है कि ट्राइबल एरिया का पुराना निज़ाम रिस्टोर किया जाए। तो इस पर तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों को जो ट्राइबल एरिया को जानते हैं, जिन्होंने वहां काम किया है, जिन्होंने वहां उम्रें गुजारी हैं, जो सिविल सर्विस के लोग हैं, बाकी सर्विसेज के लोग हैं, उनका इस बात पे इत्तेफाक है कि पुराने निज़ाम को हमने किसी न किसी सूरत में रिस्टोर करना है। तो अगर यही बात है तो एक कन्वर्जेंस एस्टेब्लिश हो सकता है, उस पर बात हो सकती है, लेकिन उनकी अलग हैसियत को मानना कि हुकूमत को कन्फ्रंट करें, हुकूमत को चैलेंज करें, वो गलत है। वो कोई हुकूमत मानने को तैयार नहीं है और मैं नहीं समझता कि एक तरफ टीटीपी दाइश का चैलेंज, लेकिन हम इस हकीकत से भी तो इनकारी नहीं है, ये भी तो एक ज़मीनी हकायक हैं कि मुल्क दुश्मन एजेंसियां जिसमें रॉ सर फहरिस्त है वही इन ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली और हर लिहाज से। उनका मुकाबला हम कैसे करें? देखिए, जब तक ये ग्रुप्स हैं और जब तक आपको एलिमिनेट नहीं करते, जब तक इनकी प्रेजेंस है, तो चाहे इंडिया की हो चाहे किसी और मुल्क की हो, वो इदारे उनको सपोर्ट करते रहेंगे, उनको स्पॉन्सर करते रहेंगे, उनको मदद प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि उनको उम्मीद की किरण नजर आती है। लेकिन जब उनको एनाइलेशन की तरफ आप ले जाएंगे, उनको आप एक्सटर्मिनेट करेंगे, उनको आप खत्म करने की कोशिश करेंगे और लोग उनसे एक तरफ विड्रा हो जाएंगे, फिर उन लोगों का जो राय है, जो भी है, जो वो है, वो उनका सपोर्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो समझेंगे कि अब ये जो है, अब इनको सपोर्ट करना जो है वो बिल्कुल कोई उसमें कोई फायदे की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग अब मिटने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी पॉलिसी में कुछ तजादात हैं, क्लैरिटी कम है, बात को इस सिचुएशन के डायनेमिक्स को हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जो ट्राइबल डायनेमिक्स है उसको भी हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जो फेंसिंग की वजह से लोगों में जो गम गुस्सा है दोनों तरफ उसको भी हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और हम अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत से हम वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात भी नहीं कर रहे। ये सारी बातें जो हैं वो हमारे खिलाफ जा रही हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को और हमारी पुलिस को इनका जो है उनकी कीमत अदा करनी पड़ती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अफगान उमूर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।